बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिम्पैथोमाइमेटिक्स से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। सिम्पैथोमाइमेटिक्स बेसिकली होते क्या हैं? दे आर एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ग्रुप, ठीक है, जो खास तौर पे आपके सीवीएस, आपके सीएनएस, आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये ड्रग्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, इनको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए जो है इनके मोड ऑफ एक्शन के ऊपर हम डिवाइड कर लेते हैं। कुछ इसमें सिम्पैथोमाइमेटिक्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, कुछ इनमें ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट एक्टिंग होते हैं आपके। ठीक है, जो आपके डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं उसमें जिस तरह यहाँ पर तुम लोग को नजर आ रहा होगा, ये बहुत छोटी सी डायग्राम है, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेकिंग सम कॉन्सेप्ट। ये आपका प्री साइनेप्स, ये आपका पोस्ट साइनेप्स है, आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, वो यहाँ पर आकर डायरेक्टली रिसेप्टर के ऊपर अटैच कर रहा है। दिस इज ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक हो गया, उसके अंदर ये जो है, जो भी आपका ड्रग है वो नॉरएपिनेफ्रीन की जो अमाउंट है उसको, उसकी जो रिलीज है उसको बढ़ा देता है उसको। ठीक है, ताकि ज्यादा नॉरएपिनेफ्रीन है जो भी आपका ड्रग है वो यहाँ पर बने और यहाँ पर आके जो आपका पोस्ट गैंग्लियोनिक टारगेट सेल है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आकर अटैच हो। ठीक है, दैट्स इनडायरेक्ट एक्टिंग। अगर हम सिम्पैथोमाइमेटिक्स को अगर हम क्लासिफाई कर लें तो उसके अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग ये दो तरह के हो गए। ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हम फर्दर उसको सब डिवाइड कर देते हैं। अल्फा एगनिस्ट जो अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अपना एक्शन करते हैं, और बीटा एगनिस्ट जो बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अल्फा एगनिस्ट और बीटा एगनिस्ट के अंदर अगर आप दोनों में देखोगे तो आपको कुछ नॉन सिलेक्टिव भी आपको ड्रग्स ऐसी मिलेंगी। नॉन सिलेक्टिव से मतलब ये होता है कि ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों के ऊपर जाकर अटैच कर सकता है अपने आप को। ठीक है, सिमिलरली अल्फा 1 और अल्फा 2 के ऊपर भी जाकर, अगर अल्फा एगनिस्ट है तो अल्फा 1 अल्फा 2, बीटा है तो बीटा 1 बीटा 2। फिर उसके बाद आपके अल्फा 1 सिलेक्टिव एगनिस्ट आ जाते हैं, जिसकी मिसाल यहाँ पर उसने फिनाइलेफ्रीन दी हुई है। अल्फा 2 सिलेक्टिव आते हैं, इसमें क्लोनिटीन है। ठीक है, और बीटा 1 सिलेक्टिव में डोपिटामीन, और बीटा 2 सिलेक्टिव के अंदर एल्ब्यूटेरॉल। ठीक हो गया, जो आपके इनडायरेक्ट एक्टिंग है उसमें आपके जो सिम्पैथोमाइमेटिक्स के अंदर जो रिलीजर्स होते हैं उसके अंदर एम्फेटामीन है। रिलीजर से मतलब ये है कि वो जो आपका सिम्पैथोमाइमेटिक है उसकी रिलीज को इंक्रीज कर रहा है। और दूसरा उसने आपका रीअपटेक इनहिबिटर दिया हुआ है, कि हमने पढ़ा था कि जब साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जो बच जाता है वो कुछ हद तक रीअपटेक भी हो जाता है ताकि वो दोबारा यूज हो सके, उसको ये इनहिबिट करवाते हैं, जिसकी मिसाल कोकेन उसने दी हुई है। लेकिन आपका जो मेन फोकस होगा वो आपका डायरेक्ट एक्टिंग अल्फा और बीटा एगनिस्ट के ऊपर होगा। मूविंग फॉरवर्ड, स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन के लिहाज से अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो हमने कहा था कि अल्फा, बीटा और डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एड्रेनोसेप्टर्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है, एपिनेफ्रीन वो वाहिद ड्रग है जिसको कि हम, प्रोटोटाइप भी है बहुत स्ट्रॉन्ग, और इसके इफेक्ट्स दोनों अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर होते हैं, लिहाजा ये नॉन सिलेक्टिव है। अल्फा एगनिस्ट जो सिलेक्टिव अल्फा एगनिस्ट है उसमें फिनाइलेफ्रीन आ जाता है, और बीटा के अंदर आइसोप्रोटेनॉल आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये एक्शन के लिहाज से कि कुछ ने सिर्फ अल्फा के ऊपर एक्ट करना है, कुछ ने सिर्फ बीटा के ऊपर एक्ट करना है, और कुछ का मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है, यानी कि वो दोनों के ऊपर काम करते हैं, वो नॉन सिलेक्टिव होते हैं। ये एक टेबल है जो मैंने कैजंग से लिया है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसमें एड्रेनोसेप्टर्स की टाइप्स उसने दी हुई हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, अल्फा रिसेप्टर्स, उसमें अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, अल्फा के अंदर आपको ज्यादातर जो है वो आपको ये जहां पर भी स्मूथ मसल्स होंगे वहां पे आपको नजर आएंगे, वेसल्स के अंदर, ठीक है, प्यूपिल्स के अंदर। पाइलोमोटर स्मूथ मसल ये वो मसल होता है जो आपके हेयर फॉलिकल के अंदर लगा होता है, जो आपका गूज बम्प्स जिसको कहते हैं वो इससे कॉज होते हैं। ठीक है, ब्लैडर के अंदर स्मूथ मसल है, प्रोस्टेट के अंदर स्मूथ मसल है, लिवर के अंदर भी ये कुछ हद तक पाया जाता है। ठीक है, ये तमाम एरियाज जहां पर स्मूथ मसल मौजूद है वहां पर अल्फा 1 रिसेप्टर होता है। ठीक है, और जब इसके ऊपर आके सिम्पैथोमाइमेटिक्स एक्ट करते हैं तो इसकी कंट्रैक्शन होती है, वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, प्यूपिल के अंदर मिड्रियासिस करवाएगा स्मूथ मसल कंट्रैक्शन से। पाइलोमोटर जो आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं,
ठीक है। उनमें कंट्रैक्शन करवाने से ये जो आपके हेयर होते हैं स्किन के ऊपर, ये खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सर्दी में ज़्यादा ये फिनोमिनन जो होता है वो देखा जाता है। ठीक है। फिर ब्लैडर के अंदर कंट्रैक्शन करवाते हैं, प्रोस्टेट के अंदर मेल्स के अंदर, और लिवर के अंदर से ग्लाइकोजेनोलाइसिस की स्टिमुलेशन लिखी हुई है इसमें। ये याद रखिएगा, अल्फा 1 आपके मोस्टली स्मूथ मसल्स वाले एरियाज में होते हैं। ठीक है। और उनका एक्शन जो होता है वो मोस्टली कंट्रैक्शन है। अल्फा 2 आपको एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक टर्मिनल्स के ऊपर नजर आएंगे, आपको प्लेटलेट्स में नजर आएंगे। ये भी वास्कुलर स्मूथ मसल के अंदर आपको मिल जाता है। फैट सेल्स में होता है, पैनक्रेटिक बीटा सेल्स के अंदर होता है। ये इनकी स्पेसिफिक एक्शन है। ठीक है। ट्रांसमिटर रिलीज नहीं होने देता, प्लेटेड एग्रीगेशन नहीं होने देता। ठीक है। स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन करवाता है ये। फिर उसके बाद आते हैं बीटा 1 बीटा 2। बीटा 1 आपके मेजर जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो आपके हार्ट के ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है। ये हार्ट रेट बढ़ाने का काम करते हैं और जो कंट्रैक्शन फोर्स होती है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके, वो आपके एयरवेज यानी कि जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं वहां पर, ठीक है, यूट्रस के अंदर, वास्कुलर स्मूथ मसल के अंदर ये रिलैक्सेशन करवाते हैं, जबकि ऊपर वाले जो थे हमारे वो कंट्रैक्शन करवा रहे थे। ठीक है। लिवर के अंदर भी ये मौजूद होता है, ये भी ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाता है। पैनक्रेटिक बी सेल्स में ये इंसुलिन रिलीज करवाता है। हार्ट के अंदर भी ये मौजूद है। बीटा 3 जो होते हैं सिंपली वो हार्ट के अंदर मौजूद होते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ लिपोलाइसिस। डोपामीन D1 एंड D2। डोपामीन D1 आपका ज्यादातर रीनल और स्प्लैंक्निक वेसल्स के अंदर होता है। इसकी डायलेशन से जब वास्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो आपका डिक्रीज होता है। T2 जो होता है वो नर्व टर्मिनल्स के अंदर मौजूद होता है आपके, दैट इनहिबिट्स एडिनिलाइल साइक्लेज। दिस टेबल इज फ्रॉम कैटजन। ठीक है। इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए एमसीक्यूज के लिहाज से कि अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 खास तौर पे ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं और सिंपैथोमाइमेटिक्स का इन पर क्या असर होता है। मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। मोड ऑफ एक्शन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए थोड़ा सा फर्क है। पहले हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन में याद रखिएगा कि सिंपैथोमाइमेटिक एगनिस्ट जो होते हैं, ठीक है, जैसे पहले बात की कि डायरेक्ट एक्टिंग होते हैं, या तो ये डायरेक्टली अपने एड्रेनोसेप्टर्स पे जाकर उनको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं कि ये एंडोजेनस जो कैटेकोलामीन ट्रांसमीटर है साइनेप्स से निकला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते होते हैं। दिस इज हाउ दे इनडायरेक्टली इंक्रीज इट। मतलब उनका रिसेप्टर के ऊपर कोई काम नहीं होता, उन्हें कैटेकोलामीन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ा दी। ठीक है। अदर देन दैट एम्फिटामीन डेरिवेटिव्स और टायरामीन जो होते हैं, ये जो स्टोर्ड कैटेकोलामीन जितना भी होता है उसको रिलीज करवाते हैं। ठीक है। अभी आगे दो चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज COMT और मोनोअमीन ऑक्सीडेज MAO। ठीक है। इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको ब्लॉक कर देना या उसको बंद करवा देने से आपके सर्टेन थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो अचीव होते हैं। और इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे CNS में जब आप सेडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन इन दोनों का बहुत अहम रोल है, और वो किस तरह से है, अगर तुम लोग ये गौर से देखो ये डायग्राम, तो इसके अंदर तुम लोगों को नजर आएगा एपिनेफ्रीन की सिंथेसिस। ठीक है। टायरोसिन और सोडियम से डोपा बना, डोपा से डोपामीन, डोपामीन ने जाकर वेसिकल्स के अंदर जो है वो नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो बनानी शुरू कर दी। और हमने बात ये कर चुके हैं, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो वेसिकल जब आकर प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच होगा तो कैल्शियम आयंस की मदद से इसने अपने जो कंटेंट्स हैं दैट इज नॉरएपिनेफ्रीन वो इसने साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर या साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जो है वो इसने डालने हैं। ठीक है। अब हमने कहा था कि जिसकी 3 पॉसिबल फेट्स हो सकती हैं। नंबर 1 तो ये होती है कि नॉरएपिनेफ्रीन डायरेक्टली जाकर साइनेप्स के थ्रू होती हुई रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच हो जाए। ठीक है। एक तो ये थी। दूसरा ये था कि कुछ इसकी रीअपटेक भी हो जाती है इसकी, ये दोबारा से वेसिकल्स में पैक हो जाती है। तीसरा हमने कहा था कि ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाती है अनचेंज्ड। ठीक है। अब इस चीज के अंदर तुम लोग दो बातें और ऐड कर लो, एक तो रीअपटेक है, ठीक है, प्रीसाइनेप्टिक, और ये आपके इसके थ्रू रीअपटेक जो होता है आपका मैकेनिज्म उसके थ्रू,
जब नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ पर दोबारा आती है तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जिसका ये जिक्र हमने इस स्लाइड में किया है, ठीक है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इसको ब्रेक डाउन करके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में चेंज कर देता है, ठीक है। और ये जो होते हैं आपके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ठीक है। अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो नॉरएपिनेफ्रिन इज मेथिलेटेड बाय COMT and oxidized by MAO. MAO is monoamine oxidase, ठीक है। ऑक्सीडेशन करवा के इसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर चेंज करके यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करवा रहा है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज या COMT भी आपका मौजूद है, ठीक है। उसने क्या करवाना है, उसने इनको मिथाइलेट करवा के मिथाइल ग्रुप ऐड करवा के इसके अंदर केमिकली उसको इनएक्टिव मेटाबोलाइट में चेंज करके यूरिन के थ्रू उसको बाहर फेंक देता है उसको, ठीक हो गया। ये दोनों भी अब आप चीजें इसके अंदर जो है वो ऐड कर लें, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस जो है वो वही है। MAO मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स क्लिनिकली आगे चलकर यूज होंगे CNS के अंदर, और COMT का भी रोल जो है वो आगे चल के मजीद डिस्कस होगा। Blockade of metabolism, that is block of catechol O-methyl transferase and monoamine oxidase, has little direct effect on ANS, but MAO inhibition increases the stores of catecholamines, क्योंकि नेचुरली उसने उसको चूंकि ऑक्सीडाइज करके ब्रेक डाउन करके एक्सक्रीट करवाना होता है, तो जब ये नहीं होगा तो फिर बाहर निकलता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शन में जब आप जाते हो तो आप हर रिसेप्टर के लिहाज से अलग-अलग बात करोगे, ठीक है। पहले आते हैं जनाब आपके अल्फा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स याद रखिएगा, ये एक्ट करते हैं जी प्रोटीन कपलिंग के थ्रू, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो GQ प्रोटीन कपलिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये आपका देखो अल्फा 1 रिसेप्टर है, ठीक है। इसके साथ आकर नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो अटैच कर गई है, ठीक है। अटैचमेंट से आपका जो जी प्रोटीन कपलिंग वाला मैकेनिज्म है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेशन से क्या होगा कि आपका फॉस्फोलाइपेज C जो एंजाइम है उसकी एक्टिवेशन हुई और उसने जो आपके फॉस्फोइनोसिटाइड्स हैं उनको ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया इनटू DAG, दैट इज डाइएसाइल ग्लिसरॉल, और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट या IP3, ठीक हो गया। इन दोनों के बनने से हमने पहले भी बात की हुई है कि IP3 और DAG ये आपके सिक्रीशन जो आपके ग्लैंड्स की होती है उसके अंदर बहुत एक्टिव रोल होता है इनका, और जो आपका ये कैल्शियम स्टोर्स जो ये रिलीज करवाते हैं, स्पेसिफिकली आपका जो DAG है, सॉरी IP3 जो है, सॉरी आपका कैल्शियम स्टोर्स रिलीज कैल्शियम, और वो कैल्शियम जो होता है वो स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में हेल्प करता है आपके, ठीक है। दिस इज हाउ दिस थिंग वर्क्स। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपकी DAG और IP3 हैं ये आपके दोनों यूजफुल हैं अल्फा रिसेप्टर्स के अंदर, ठीक है। कैल्शियम इज सब्सिक्वेंटली रिलीज फ्रॉम स्टोर्स इन स्मूथ मसल सेल्स बाय IP3, ताकि ये जाकर स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन में फर्दर हेल्प करे, और एंजाइम एक्टिवेशन होती है DAG से, वो फिर आगे चल के सिक्रीशन में जो है वो आपके ग्लैंड्स की उसको हेल्प करता हुआ, ठीक है। अगर तुम लोगों को याद हो, ये पिछले टेबल के अंदर हमने कहा था कि अल्फा रिसेप्टर्स जितने भी हैं ये सारे सब के अंदर जो है वो स्मूथ मसल लगा हुआ है, इसलिए इसका जो एक्शन है वो स्मूथ मसल के ऊपर ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा क्लियर आपको नजर आएगा आपको, ठीक है। सेकेंडली आ जाते हैं आपके बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर जो इफेक्ट्स आते हैं। बीटा रिसेप्टर्स हमने कहा था कि 3 तरह के हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 हार्ट वगैरह में, बीटा 2 उन्हीं तकरीबन उन्हीं जगहों के ऊपर जहाँ पे स्मूथ मसल लगा हुआ है, बस में पैनक्रियाज और हार्ट है, और बीटा 3 फैट सेल्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये भी जी प्रोटीन कपलिंग के थ्रू काम करते हैं, लेकिन इनका जो जी प्रोटीन होता है दैट्स GS, ठीक है, और ये एडिनालाइल साइक्लेज को स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक है। इसने जो होता है वो कैंप की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी होती है। अगर तुम लोगों को याद हो, ये थोड़ा सा हम इस चीज को टच कर चुके हैं रेस्पिरेशन के अंदर जब हमने बात की थी ब्रोंकोडायलेटर्स की। हमने कहा था कि कैंप या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो
आपकी जरूरी होता है, इसके लिए स्मूथ मसल की जो रिलैक्सेशन होती है उसके लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसीलिए जो आपके बीटा रिसेप्टर्स 1, 2 एंड 3 हैं, वो एडिनालाइल साइक्लेज जो होता है जी प्रोटीन कपलिंग के थ्रू उसको स्टिमुलेट करवाते हैं, जो फिर आगे चल के कैम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करवाती है, ठीक है। द थर्ड इज डोपामीन रिसेप्टर्स। डोपामीन के D1 और D2 ये देख लो। D1 आपके स्प्लैंक्निक ब्लड वेसल्स के अंदर, रीनल वेसल्स के अंदर, और D2 आपका नर्व टर्मिनल के अंदर। D1 क्या करेगा, ये भी उसी तरह एडिनालाइल साइक्लेज को जीएस प्रोटीन कपलिंग के थ्रू आगे चलाएगा और कैम की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। D2 रिसेप्टर्स हमने कहा था नर्व टर्मिनल्स के अंदर होते हैं, इसलिए ये ब्रेन के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज द स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अगर कोई सिंपैथोमाइमेटिक्स के ऊपर बात करे कि जी ये आपके जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं अल्फा, बीटा और डोपामीन वाले, इनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आने चाहिए इनके, तो ये चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए कि डोपामीन और आपके जो बीटा रिसेप्टर्स हैं, ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ये इनकी एक्टिवेशन होती है थ्रू जी प्रोटीन कपलिंग। और जो आपके अल्फा वाले थे वो आपके डीएजी और IP3 से इंक्रीज कर रहे थे आपका सारा जो मैकेनिज्म है। अच्छा, अब इसके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ऑर्गन सिस्टम्स की, तो सिंपैथोमाइमेटिक्स का जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि इनका बहुत अहम रोल होता है आपके जो इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर से शुरू कर लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर सिंपैथोमाइमेटिक्स जो हैं दे हैव अ स्टिमुलेंट इफेक्ट, ठीक है। उसकी जो एक्टिविटी है ओवरऑल उसको इंक्रीज करवाते हैं ये, ठीक है। बंदा अलर्ट होता है, ठीक है, उसको उसकी मेंटल फटीग जो है वो थोड़ी कम लगती है, ठीक हो गया। और जैसे जैसे ये चीज बढ़ती जाती है वो एनोरेक्सिया, यूफोरिया और सो मच सो कि उसकी इंसोम्निया यानी कि उसकी नींद जो होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। यूफोरिया कहते हैं कि जब बंदे की जो सेंस ऑफ प्लेजर है ना वो अपनी पीक पर हो, लेकिन उसकी अपेरेंटली को वजह भी ना नजर आ रही हो, ठीक है। एक बंदा बड़ा खुश है जी, क्यों खुश है, वो जी उसका रिजल्ट आया और बड़ी उसने मेहनत की थी तो वो पास हो गया इसलिए वो बड़ा खुश है, चलो समझ आती है। लेकिन एक बंदा एम ही खुश हुई जाए बगैर किसी वजह के, बैठे बैठे हंसी जा रहा है, मुस्कुराई जा रहा है, गले लग रहा है लोगों के, मुबारकबाद दे रहा है, वजह क्या है जी, पता नहीं जी, एम ही, दैट्स यूफोरिया। कि जब वो बंदा बिल्कुल अपनी पीक के ऊपर पहुंचा होता है खुशी की। इसके अलावा जो आपके एम्फेटामीन्स हैं उनकी बार बार जो है वो एबनॉर्मल डोजिंग से, ठीक है, उसमें जो टॉलरेंस और डिपेंडेंस होती है ना जी, वो भी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। डिपेंडेंस होती है आप किसी ड्रग के ऊपर, उसके बगैर आप कोई काम कर ना सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं स्मोकिंग के ऊपर, कि जब तक वो सिगरेट नहीं पियेंगे तब तक उनकी आंख नहीं खुलेगी, उनकी काम नहीं होगा उनसे ठीक तरह से। लोग चाय के बारे में ये कहते हैं बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन टी, कि जी एक कप चाय पिला दूं उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। टॉलरेंस का मतलब होता है कि वो उस ड्रग की कितनी डोज जो है उसको सेफली इनहेल कर सकते हैं या इंजेस्ट कर सकते हैं, या उनके सिस्टम में कितना सेफली वो जा सकती है बिफोर इट स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक इफेक्ट्स, ठीक है। एम्फेटामीन्स मोस्टली आपके जो होते हैं ये होते हैं ड्रग, इसके रिक्रिएशनल ड्रग्स होते हैं आपके ये, ठीक है, जिसकी वजह से ये एंजाइटी और बंदा अग्रेसिव और पैरानॉइड और इस तरह, मतलब सो मच सो कि उसको सीजर्स तक उसको जो है वो शुरू हो सकते हैं। बहरहाल तुम लोगों के लिए जो चीज याद करने वाली है वो ये है कि सिंपैथोमाइमेटिक्स का बड़ा तगड़ा किस्म का स्टिमुलेंट इफेक्ट आता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सिस्टम है दैट्स द आई। आई के अंदर याद रखिएगा कि प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स जो होते हैं वो बेसिकली स्मूथ मसल होते हैं इन नेचर, और हमने पहले भी बात की कि स्मूथ मसल्स के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। फिनाइलेफ्रीन इनके ऊपर कंट्रैक्शन और मिड्रिएसिस करवाएगी, ठीक है। अदर देन दैट ये ग्लूकोमा के अंदर भी जो है वो चीज यूज हो सकती है। किस तरह से, ये एक्ोस्यूमर की जो आउटफ्लो है, ठीक है, उसको हेल्प करवाते हैं, नॉन सिलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट, ठीक हो गया।
इसके अलावा जो सिलेक्टिव एगनिस्ट होते हैं ना, इनका भी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज करवाने का काम होता है। किस तरह से? ये एक्वस ज्यादा बनने नहीं देते। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं तुम लोगों से, ठीक है? इसलिए इनको जहन में रखना। आई के अंदर तो बहुत ज्यादा एएनएस में आए बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि ये इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर हर तरह का रिसेप्टर लगा हुआ है और हर तरह का इफेक्ट इसके अंदर जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू आ रहा है आपके। ब्रोंकाई की बात हमने की, ठीक है? ब्रोंकाई भी आपका जो है उसके अंदर स्मूथ मसल बहुत ज्यादा लगा हुआ है, ठीक है? इसी की कंट्रैक्शन या इसी की रिलैक्सेशन जो है वो ब्रोंकोडायलेशन और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन जो होती है वो होती है। ठीक हो गया? ये ब्रोंकोस्पैज्म कम कराने के काम आता है, यानी कि जो पेनफुल आपकी ब्रोंकियल मसल कंट्रैक्शन है उसको एक कम करवा देगा, रिलैक्स करवा देगा, ब्रीदिंग इजी हो जाएगी। जीआई में अगर बात करते हैं तो इसके अंदर भी आपका स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाता है आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जितना भी जीआईटी है दैट्स आल्सो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है? अदर देन दैट ये सॉल्ट और वाटर सिक्रीशन जो इंटेस्टाइन में हो रही होती है उसको भी कम करवाती है। क्यों? क्योंकि ये स्मूथ मसल रिलैक्स करवा देते हैं। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट बहुत अहम है, क्योंकि आपका ब्लैडर इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल और ब्लैडर का जो स्फिंक्टर एरिया है, ठीक है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है? और इसीलिए उसकी जो कंट्रैक्शन है स्फिंक्टर की वो ये ड्रग्स करवाते हैं, ठीक है? इसकी एक मिसाल है कि कुछ लोग जिनके खुदा ना खास्ता यूरेटर के अंदर भी स्मूथ मसल लगा होता है ना, तो उसके अंदर भी ये जो होते हैं वो अल्फा ड्रग्स दिए जाते हैं जो अल्फा रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं, ठीक है? वास्कुलर सिस्टम की जो मिसाल है ये बहुत ज़रूरी और बहुत अहम है। ये याद रखिएगा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 के सेपरेटली आपको इफेक्ट्स पता होने चाहिए ऑन द वास्कुलर सिस्टम। ये आपको एससीक्यू आ सकता है, ये पास पेपर्स में आया हुआ है, ठीक है? अल्फा 1 एगोनिस्ट इनका क्या रोल होता है कि ये स्मूथ मसल, जो वास्कुलर स्मूथ मसल होता है वेसल्स का, उसको कंट्रैक्ट करवाते हैं, ठीक है? खासतौर पे स्प्लैंक्टिक ब्लड वेसल्स जो होती हैं। अब इससे क्या होता है, जब ये कंट्रैक्ट करवाएंगे तो वास्कुलर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा, वीनस प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है? दिस इज फॉर अल्फा 1 एगोनिस्ट, ठीक है? सिलेक्टिव अल्फा 1 एगोनिस्ट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक हो गया? उसके बाद आपका अल्फा 2 एगोनिस्ट आ जाता है। अल्फा 2 एगोनिस्ट जो होता है इसके अंदर भी वेजोकंस्ट्रिक्शन का सा अमल हो रहा होता है, लेकिन जब इंट्रावीनस या आप इसको टॉपिकली, टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर आप इसको अप्लाई करते हो, ठीक है? लेकिन ओरल देने से क्या प्रॉब्लम आएगी कि ओरल देने से ये आपका सीएनएस में इकट्ठा होता जाएगा और आपका जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है उसको कम कर देगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? वो एएनएस की वो वाली जो शुरू में मैंने डायग्राम बताई थी ना ब्लड प्रेशर कंट्रोल वाली, वो जेन में लेके आओ वो सारा फ्लो चार्ट, ठीक है? अल्फा 1 एगोनिस्ट ने क्या करवाना है? स्मूथ मसल, वास्कुलर स्मूथ मसल जो है उसको कंट्रैक्ट करवाना है, जिससे वास्कुलर रेजिस्टेंस और वीनस प्रेशर इंक्रीज करवा दिया, ठीक है? जिसके बाद अक्सर अक्सर ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अल्फा 2 एगोनिस्ट आ गए आपके। अल्फा 2 एगोनिस्ट ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है, ठीक है? सिर्फ तब जब आप उसको आईवी या टॉपिकली दोगे, ठीक है? ये एमसीक्यू पूछते होते हैं कि जी एक बंदे को अल्फा 2 सिलेक्टिव सिंपैथोमिमेटिक दे दिया हमने उसको, ठीक है? तो उसकी इंट्रावीनस या उसकी टॉपिक उसकी जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं हुई, लेकिन वो जो है उसका ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। वो किस तरह से डिक्रीज हुआ होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि आपने उसको वो ड्रग ओरली दी होगी तो उसका ब्लड प्रेशर और ये सारी चीजें जो है वो डिक्रीज करेंगी। ये बहुत पेट एमसीक्यू होता है, बच्चे अक्सर गलत करके आते हैं। अब बीटा एगनिस्ट के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव बीटा एगनिस्ट दोनों ये आर्टीरियल टोन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है? स्पेशली जो स्केलेटल मसल के अंदर आर्टरीज हैं, ठीक है, उनको ये उनकी टोन को डिक्रीज करते हैं, ठीक है? और इससे आपका वास्कुलर जो रेजिस्टेंस होता है, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, वो डिक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी डिक्रीज होता है आपका, ठीक है?
डोपामीन क्या करता है? डोपामीन आपकी वेजोडाइलेशन करवाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो इस तरह वास्कुलर प्रेशर है, जो आर्टीरियल प्रेशर है, वो आपका डिक्रीज होता है, ठीक है। ये सारा जो लेक्चर है, ये सारा जो मटेरियल है, ये मैंने इसमें से लिया है काजंग में से, तुम लोग भी उसी में से ही पढ़ो। ये के हार्ट के ऊपर इसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने शुरू से पढ़ा था कि हम लोगों ने शुरू से पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर जो है वो बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दोनों मौजूद होते हैं, लेकिन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बीटा 1 की होती है, ठीक है। ये जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं, इनका डायरेक्ट आपका एक्शन जाता है कार्डियक पेस मेकर्स के ऊपर, ठीक है। इसीलिए जब बीटा 1 और बीटा 2 के ऊपर आपके ये एक्टिविटी होती है इनकी, तो उससे कार्डियक पेस मेकर का जो रेट होता है ना, वो इंक्रीज होता है। और जब कार्डियक पेस मेकर का रेट इंक्रीज होगा तो आपका कार्डियक जो कंट्रैक्शन है उसका रेट इंक्रीज होगा, जो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट है हार्ट की, वो इंक्रीज कर जाएगी। इसके अलावा एवी नोड के ऊपर जो कंडक्शन है वो बढ़ जाती है, और जो कार्डिक फोर्स होती है दैट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। हार्ट के ऊपर ये पॉइंट जहन में रखिएगा, ये आगे चल के आपको काम आएगा। अभी इस ऊपर वाले दो बॉक्सेस को भूल जाओ, अभी नीचे कंसंट्रेट करो। दिस इज द हार्ट रेट, ठीक है। 50 बीट्स पर मिनट और 100 बीट्स पर मिनट के ऊपर उसने ये डॉटेड लाइंस लगाए हुए हैं, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है। सिमिलरली इस ग्राफ के ऊपर भी ये वाई एक्सिस के ऊपर हार्ट रेट है और एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम है, ठीक है। अब ये नॉर्मल हार्ट रेट है समवेयर बिटवीन 75-80 के करीब जो है ये चीज, 70 to 80 के दरमियान ये इस फिगर के ऊपर जो है वो नजर आ रही है, ठीक है। यहां आपने नॉरएपिनेफ्रीन दे दिया, ठीक है, जिससे कि आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इट रीचेस अबाउट 50 और फिर वहीं पर रहता है। तुम लोगों को अगर याद हो तो एफएससी में एक एक्सपेरिमेंट करवाते होते थे फ्रॉग के ऊपर, पता नहीं एफएससी में करवाते थे या वैसे हम लोगों को उन्होंने वो थर्ड ईयर में भी करवाया था। रैबिट का हार्ट लेकर ना उसके ऊपर एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रीन डाल के देखते हैं। तो जब आप नॉरएपिनेफ्रीन उसके ऊपर डालते हो तो उसका हार्ट जो होता है वो, उसका जो कंट्रैक्शन का जो रेट होता है, जो उसकी हार्ट बीट होती है, वो ड्रॉप कर जाती है उसकी। सिमिलरली नॉरएपिनेफ्रीन भी जो है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करवा देती है, ठीक है। वेरस ऑन दी अदर हैंड आइसोप्रोटेनॉल जो है, जिस तरह हमने यहाँ पर कहा, इंक्रीज रेट ऑफ कार्डियक पेसमेकर्स, दिस इज अ बीटा, आपके जो रिसेप्टर है वो चीज है ये, ठीक है। साथ ही उसने इंक्रीज करवा दिया, ये देखो हार्ट रेट वाफरी ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब नेट कार्डियोवास्कुलर एक्शंस, इस स्लाइड के अंदर हमने बात की थी सिर्फ हार्ट की, कि हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है इसका आइसोप्रोटेनॉल और जो आपके दूसरे सिंपैथोमाइमेटिक्स होते हैं, ठीक है। अब ये पूरे आपका जो सीवीएस है उसके ऊपर बात करेगा, जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट दो आपके चीजें, आपका ब्लड प्रेशर है, आपका जो वीनस रिटर्न है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमने उस वो ग्राफ जेन में लेके आओ जो बहुत शुरू में हमने फ्लो चार्ट पढ़ा था, रिफ्लेक्स इंक्रीज इन द वेगल आउटफ्लो, उससे क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर और आपका बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। बस ये याद रखें कि सिंपैथोमिमेटिक्स इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, ठीक है। और जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, बैरो रिसेप्टर्स स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ने स्ट्रेच डिटेक्ट किया आपके करोटिड्स के अंदर, और उससे क्या हुआ कि आपका बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो ऑन हो गया, और अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नीचे वापस नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ उसने ये लिखा हुआ है कि वेगल इफेक्ट में डोमिनेट एनी डायरेक्ट बीटा इफेक्ट्स ऑन द हार्ट रेट, ठीक है। इसीलिए जो आप स्लो इन्फ्यूजन देते हो नॉरएपिनेफ्रीन का, टिपिकली कॉजेज इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। दूसरी चीज उसने लिखी है कि अगर ये रिफ्लेक्स आपका ब्लॉक हो जाए तो आपका नॉरएपिनेफ्रीन जो है वो इंक्रीज करवाएगा हार्ट रेट को और टेकीकार्डिया करवाता है। तो ताबा आपने कुछ पूछना है? A pure alpha agonist routinely slows heart rate by the baroreceptor reflex, whereas a pure beta agonist almost always increases heart rate. ये याद रखिएगा कि जो आपका नेट कार्डियोवास्कुलर एक्शन है उसके अंदर
हाँ जी, अब आवाज आई है आपको? बेहतर हुआ कुछ? सर उसका अपना ऑडियो का इशू है। ओके, अच्छा। नेट कार्डियोवास्कुलर एक्सेस में सिंपली ये याद रखें आप कि इसके सिंपैथोमिमेटिक्स ने आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवा दिया, ठीक है। उस इंक्रीज से फिर आगे जाकर बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स जो है वो आपका ऑन होता है। इन दो पॉइंट्स के अंदर अगर आप ज्यादा उलझने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। ये अगली स्लाइड देखो। ये आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये ऊपर वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये सेम वही डायग्राम है जो मैंने हार्ट रेट के लिए तुम लोगों को दिखाई थी अभी। वाई एक्सिस के ऊपर आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपका टाइम आ रहा है आपका, ठीक है। ये जो आपका ब्लैक वाला ये कर्व है, दिस इज योर नॉर्मल एवरेज ब्लड प्रेशर, ठीक है। ये आपका मीन या आपका एवरेज ब्लड प्रेशर आपका, ये आपका सिस्टोलिक है, ठीक है। दिस इज बिटवीन 120 130 के करीब इस ग्राफ के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है। और ये आपका डायस्टोलिक है आपका नीचे वाला। अब ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है। यहां आपने नॉरएपिनेफ्रीन दी और नॉरएपिनेफ्रीन के देने से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सिस्टोलिक आपका 150 160 170 के आसपास, और डायस्टोलिक आपका 80 से चलता हुआ 100 तक जो है वो क्रॉस कर रहा है। अब ये पल्स प्रेशर लिखा हुआ, पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड द डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने जो है वो आइसोप्रोटेनॉल दिया आपने, तो आपका डायस्टोलिक पहले, सॉरी, सिस्टोलिक आपका थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन अल्टीमेटली उसने भी जाकर डिक्रीज हो जाना है। सिमिलरली डायस्टोलिक ने भी आपके डिक्रीज हो जाना है, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, sympathomimetics they cause an increase in the blood pressure. मेटाबॉलिक और हार्मोनल इफेक्ट्स जो आपके सिंपैथोमाइमेटिक्स कॉज करवाते हैं, उसमें नंबर एक है रेनिन सिक्रीशन, ठीक है। अब रेनिन सिक्रीशन जो है वो आपके रेनिन एंजियोटेंसिन साइकिल जेन में लेकर आओ, ठीक है। वहां से ये फिर आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करेगी। दूसरी चीज ये है कि बीटा 2 एगोनिस्ट जो होते हैं वो आपके इंसुलिन की सिक्रीशन को इंक्रीज करवा देते हैं, और साथ ही साथ लिवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी करवाते हैं, यानी कि ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन करवाते हैं, जिससे अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। और हाइपरग्लाइसीमिया जो होता है वो आपका नेचुरली फिर उससे इंसुलिन भी ज्यादा सिक्रीट होती है और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है, ठीक हो गया। साथ ही साथ याद रखिएगा, हमने कहा था कि बीटा 3 रिसेप्टर्स फैट सेल्स के ऊपर होते हैं, और वहां पर ये जब भी इसके ऊपर सिंपैथोमिमेटिक आकर एक्ट करेगा तो वो लिपोलाइसिस या फैट ब्रेकडाउन करवाएगा, ठीक है। रेनिन सिक्रीशन बढ़ा दी, इंसुलिन की सिक्रीशन बढ़ा दी, और लिपोलाइसिस उसने बीटा 3 रिसेप्टर के थ्रू इंक्रीज करवा दिया उसने, ठीक हो गया। अब इसके क्लिनिकल यूजेस, यार इसके क्लिनिकल यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज इज एनाफाइलैक्सिस। एनाफाइलैक्सिस क्या होता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक तुम लोगों ने पढ़ा होगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक जिसको आम जुबान में आप एलर्जिक शॉक भी कहते हैं या एलर्जी भी कहते हैं, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए ना आप एपिनेफ्रीन देते हो, ठीक है। इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एपिनेफ्रीन जो होती है वो क्लिनिकल यूज के अंदर आपको एक इंजेक्शन की शक्ल में भी आपको अवेलेबल होती है, कि जहां पर ये सारी चीजें आपको शुरू हो, हाइपोटेंशन शुरू हो गई है, ब्लड प्रेशर एकदम नीचे चला गया, ठीक है, ब्रोंकोस्पैज्म बड़ा सवेयर हो गया, एंजियोडीमा बहुत सवेयर हो गया, ठीक हो गया, तो वहां पर आप एपिनेफ्रीन देते हैं। क्यों? इट इज एन इफेक्टिव फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट ऑफ मेनी ऑफ एनाफाइलेक्टिक मीडिएटर्स। यानी कि ये जितने भी आपके सब्सटेंसेस जो के अगेंस्ट चलते हैं, आप मतलब मीडिएटर्स होते हैं इन्फ्लेमेशन के या इन चीजों के, उनके अगेंस्ट ये एज एन एंटागनिस्ट एक्ट करती है, उनको रिवर्स करने के काम आती है ये, ठीक है। इसी नंबर एक याद रखना, एपिनेफ्रीन इज यूज्ड फॉर एनाफाइलैक्सिस,
नंबर 2, CNS में इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये टर्म है एक जिसको हम फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन कहते हैं, ठीक है। ये क्लास ऑफ ड्रग्स है जिसके अंदर एम्फेटामीन और दूसरे आपके सिम्पैथोमिमेटिक्स जो हैं वो आ जाते हैं। मोस्टली जो इस तरह के ड्रग्स होते हैं दे आर यूज्ड एज ड्रग्स ऑफ अब्यूज, या उनको जो है वो मतलब ड्रग्स ऑफ अब्यूज वो होते हैं कि जो गलत इस्तेमाल जिनका ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप इनको नार्कोलेप्सी और वेट रिडक्शन के अंदर जो है वो दे सकते हो आप, ठीक है। और साथ ही साथ अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर इसके अंदर देते हो, ठीक है। इसने यहाँ पर ये जो ड्रग लिखी हुई दैट्स मिथाइल फेनिडेट, ठीक है। Attention deficit hyperkinetic disorder is basically when the person is unable to maintain his concentration for a relatively shorter period of time, ठीक है ना। आम हर बंदे को ऐसा लगता है कि शायद हमें ADHD है, लेकिन आम आदमी जो होता है अगर आप उससे नॉर्मल बंदे से आप बात करें तो वो आपकी एक बात एटलीस्ट सुन लेता है। जो ADHD होता है इसके अंदर अगला बंदा आपकी कोई भी बात नहीं सुनता, इन शॉर्ट, ठीक है, बिकॉज उसका अटेंशन स्पैन ही उसका नॉन एग्जिस्टेंट होता है उसका, ठीक है। इसके अलावा कोकेन का मैंने बताया था जो कि आपका इनडायरेक्ट एक्टिंग है आपका सिम्पैथोमिमेटिक, ठीक है। इट्स बेसिकली यूज फॉर मूड एलिवेशन और इसकी एडिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मेरे जो फोरेंसिक वाले लेक्चर हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, लेकिन उसकी आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिमेंबर फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन, ठीक है, ये ड्रग ऑफ अब्यूज के तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। कुछ जगहों के ऊपर ये वेट रिडक्शन और मोस्टली आपका ये नार्कोलेप्सी, जिन लोगों को नींद नहीं आती उसके लिए इस्तेमाल होता है। आई का क्या काम है? आई के अंदर हमने कहा था कि दुनिया जहान का उसके अंदर जो है वो एक किस्म का रिसेप्टर अल्लाह मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। ये आपके यूज होते हैं मोस्टली आंख के अंदर एलर्जी हो जाए, जिस तरह हमने पहले कहा था कि एपिनेफ्रीन जो होता है वो यूज होता है, कंजंक्टाइवल इचिंग, ठीक है, कंजेशन, वहां पर रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाए। इसके अलावा मिड्रेसिस और कुछ अल्फा 2 एगनिस्ट जो हैं वो ग्लूकोमा के लिए भी यूज होते हैं, और साथ ही साथ कुछ जो हैं वो एक्ोस्यूमर की रिडक्शन भी करवाते हैं ताकि वो आपके जो आई के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो सके। ब्रोंकाई के अंदर याद रखिएगा, हम एस्थमा के अंदर भी ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि बीटा एगनिस्ट जो हैं आपके दे आर यूज्ड फॉर अक्यूट एस्थमेटिक ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। एस्थमा के अंदर हमने बात की थी कि जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं इनके अंदर स्पाज्म हो जाता है और बड़ी सिवियर किस्म की कंस्ट्रक्शन हो जाती है और बंदे को सांस लेने में गैसेस एक्सचेंज करने के अंदर उसको प्रॉब्लम होती है। उसको रिवर्स करने के लिए जो है वो बीटा एगनिस्ट दिया जाता है। कार्डियोवास्कुलर यूजेस, अब कार्डियोवास्कुलर यूजेस के अंदर इसके 2 से 3 इसके हेडिंग्स हैं। एक वो कंडीशंस जहां पर आपको इंक्रीज ब्लड फ्लो चाहिए आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर की मिसाल दी हुई है, ठीक है, शॉक की मिसाल दी हुई है, ठीक हो गया, जहां पर आपको एक मैसिव आपको जिसको कहते हैं ना कार्डियक आउटपुट की जरूरत है और हार्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा, ठीक है। उन हालात के अंदर जो है आप ये ड्रग्स देते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बीटा 1 एगनिस्ट। क्यों? बिकॉज दे इंक्रीज द कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी और आफ्टर लोड जो होता है उसको कम करते हैं। आफ्टर लोड, प्री लोड, ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। अदर देन दैट नॉरएपिनेफ्रीन उसने कहा है कि कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर यूज होती है, सेप्टिक शॉक के अंदर यूज हो सकती है, ठीक है। और डोपामीन, डोब्यूटामीन जो है ये फेलिंग हार्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर अस्पतालों के अंदर अगर आप लोगों का कभी चक्कर लगा हो आईसीयू के अंदर तो उन्हें कहा होता है कि जी मरीज जो है वो सपोर्ट पे उसका बीपी मेंटेन हो रहा है। तो वो जो टर्म होती है ना सपोर्ट, वो क्या होती है? वो ये होती है डोपामीन डोब्यूटामीन का एक मिक्सचर चलाया जा रहा होता है जो कि उसके उस पेशेंट का जो फेलिंग हार्ट होता है उसको बेहतर और ज्यादा ब्लड फ्लो जो होता है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो हार्ट पंप कर रहा होता है, हार्ट बीट कर रहा होता है। उस चीज को हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इसीलिए उन बीमारियों में जिनके अंदर आपको ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए, कार्डियक आउटपुट जिसके अंदर आपको ज्यादा चाहिए, जैसे शॉक हो गया, शॉक जेन में रखना
कि उस कंडीशन को कहते हैं कि जिसके अंदर आपके तमाम ऑर्गन्स और तमाम जो आपके वाइटल सिस्टम्स होते हैं ना वो कॉम्प्रोमाइज में जा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सेकंड सूरत हाल ये है कि आपको जिसके अंदर वो कंडीशंस जिनके अंदर आपको डिक्रीज इन ब्लड फ्लो या इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर आपको रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेजो कंस्ट्रिक्शन की उसने यहाँ पर मिसाल दी। वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या करती है? वेजो कंस्ट्रिक्शन में आपकी आर्टरीज जो हैं वो तंग हो जाती हैं, ब्लड कम गुजरता है, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर आपने मेंटेन करना है, ठीक हो गया, हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हुए, ब्रेन को एक अच्छी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करते हुए, किडनीज को, ये तीन आपके बहुत मेन ऑर्गन्स हैं आपके। ठीक है। इसलिए आप इसके अंदर जो है वो एपिनेफ्रीन, ठीक है, फिनाइलेफ्रीन वो यूज कर सकते हो, नॉरएपिनेफ्रीन, फिनाइलेफ्रीन, ये वो तमाम आपके ड्रग्स हैं, वो तमाम आपकी चीजें जो कि आपके उन हालात के अंदर यूज हो सकती हैं जहां पर आपको ब्लड कम लेकिन आपको ब्लड का प्रेशर जो है वो ज्यादा चाहिए आपको। और थर्ड कंडीशन ये है कि अक्यूट कार्डियक स्टिमुलेशन। कार्डियक स्टिमुलेशन से मतलब है कि पेस मेकर अल्लाह मियां ने लगाया हुआ ना हर बंदे के अंदर। पेस मेकर का काम क्या होता है कि वो जो कार्डियक सिस्टम है पूरा, उसके अंदर वो इम्पल्सेस जो होती हैं उसको चलाता है, इम्पल्स जनरेट करके। ठीक है। उसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम आ जाए तो आपका पेस मेकर जब अगर बंद हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर तो हार्ट भी बंद होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए इन हालात के अंदर एपिनेफ्रीन जो होता है वो एज एन इमरजेंसी ड्रग दिया जाता है। तुम लोगों को अगर कभी इत्तेफाक हुआ हो तो ये फिल्मों शिल्मों में वो अक्सर दिखाते हैं कि वो बंदा जो था वो उसका एक्सीडेंट हुआ, कार एक्सीडेंट हुआ खुदा ना खास्ता, तो वो उसका वो साथ वो मॉनिटर लगा होता है और उसकी वो जो लाइन होती है वो बिल्कुल फ्लैट होनी शुरू हो जाती है और वो मतलब वो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चलना शुरू हो जाता है और वो टी किसी एक आवाज आती है। तो एक तो वो जो देते हैं शॉक देते हैं, ठीक है, साथ ही साथ कभी तुम लोगों ने देखा हो कि वो एक टीका उठाते हैं, ठीक है, उसके आगे से ऐसे कैप खोलते हैं और वो सीधा चाकू की तरह उसके सीने के अंदर जो है वो खोप देते हैं उसके अंदर। उस चाकू उस सॉरी टीके के अंदर जो इंजेक्शन होता है दैट्स एपिनेफ्रीन। ठीक है। ये जाते साथ ही एपिनेफ्रीन जो होता है ये कार्डियक टिश्यू के ऊपर एक्ट करता है और इसकी वजह से जो होता है, जो फेलिंग हार्ट होता है या जो हार्ट बीट नहीं आ रही होती, एपिनेफ्रीन जाकर उसकी जो कार्डियक इंट्रैक्शन है वो स्टार्ट करवाता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको इंट्राकार्डियक इंजेक्शन भी लिखा हुआ है। इंट्राकार्डियक से मतलब ये है कि थ्रू आपका जो पेरिकार्डियम है उसको पेस करता हुआ ये अंदर जाता है। इसके अलावा जिन पेशेंट्स के अंदर खुदा ना खास्ता एट्रियोवेंट्रिकुलर या एवी ब्लॉक शुरू हो जाता है उनके अंदर आप आइसोप्रोटेनॉल भी आप दे सकते हो। पीछे जा रहा हूँ, दिस इज आइसोप्रोटेनॉल, जहां पर आपको ब्लड हार्ट की जो पंपिंग है वो ज्यादा रिक्वायर्ड है लेकिन आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, जेनेटो यूरिनरी ट्रैक के अंदर इसका इतना कोई इम्पोर्टेंट या इतना कोई मतलब जो कहते हैं ना कि जाना माना किस्म का इसका कोई रोल है नहीं। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि कुछ केसेस के अंदर बीटा 2 एगनिस्ट जो होते हैं उनको प्री मेच्योर लेबर या जो प्री मेच्योर कंट्रैक्शंस होती हैं यूट्रस की के फीटस को एक्सपेल करने के लिए, उनको रोकने के लिए भी आप बीटा 2 एगनिस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा एफेड्रीन जैसे जो हैं कुछ ओरल सिम्पैथोमिमेटिक्स जो होते हैं वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए भी जो है वो यूज किए जाते हैं। दिस इज सपोज टू बी इनकॉन्टिनेंस, गलत लिखा गया है। इनकॉन्टिनेंस होता है कि व्हेन द पर्सन जब वो यूरिन वॉइड कर रहा होता है तो उसको एक फीलिंग आती है कि जैसे उसका पूरी तरह से जो है वो यूरिन पास आउट नहीं हुआ। उसके लिए भी आप ओरल सिम्पैथोमिमेटिक्स दे सकते हो। As far as the toxicity of these substances are concerned, कैटेकोलामीन्स भी हम इनको कहते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज याद रखिएगा कि कैटेकोलामीन्स की जो सीएनएस टॉक्सिसिटी होती है ना जब आप सिस्टमेटिकली दे रहे होते हो उसको, तो वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं क्रॉस कर पाते। ठीक है। इस लेकिन बाकी जगहों के ऊपर वो ये तमाम इफेक्ट्स जिसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन है,
एरिथमियास है, एमआई है, हेमरेजिक स्ट्रोक है, पल्मोनरी एडीमा है, ये सब कुछ करवाते हैं। और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं इन द लॉन्ग रन ये इंतहाई लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, वेसोकंस्ट्रिक्शन, कार्डियक एरिथमिया तमाम। बाकी जो मैंने नाम लिया था फिनाइल आइसोप्रोपाइलमीन्स हैं, ठीक है, इनकी जो सीएनएस टॉक्सिसिटी होती है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। अगर इनको कम डोज में लो तो आपको नर्वसनेस, एनोरेक्सिया, इंसोम्निया वगैरह जो होता है ये शुरू आपको हो जाता है। एनोरेक्सिया याद रख लेना, मैंने भी कहा था कि वेट रिडक्शन के काम भी आ सकती हैं ये, लेकिन कुछ हद तक इसलिए काम आती हैं बिकॉज इसका साइड इफेक्ट जो होता है वो एनोरेक्सिया होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा लेंगे तो उसमें मतलब एंजाइटी, बंदा अग्रेसिव भी हो सकता है और पैरानॉइड बिहेवियर होता हो सकता है उसका। कोकेन का फिर वही आ गया कि इट्स मोस्टली यूज एज अ सब्सटेंस ऑफ अब्यूज। ठीक है, और इसके अंदर भी जो है वो कार्डियक एरिथमियास, और अगर वो अनकंट्रोल्ड रहें तो इन्फाक्शन, और फिर अल्टीमेटली जो आपके सीजर्स हैं वो आपके आ सकते हैं।